माननीय अध्यक्ष महोदय, कहीं पर भी आज तक छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए कोई नीति नहीं बनी। आपको उद्योग नीति इसमें क्या बोलती है? साइकिल हम बांटते हैं, क्या प्रतिस्पर्धा उसमें? एटलस बनाए चाहे A1 बनाए, छत्तीसगढ़ में कारखाना डालिए, 20 साल तक हम साइकिल देंगे, उसके सहायक उद्योग यहीं खुलेंगे, यहीं बनाएंगे, और साइकिल आप बांटिए। क्या प्रतिस्पर्धा उसमें? जो छत्तीसगढ़ में आके बनाएगा उसको हम देंगे, जो हमारे अनुकूल बात करेगा, हमारे मैन पावर को ट्रेन करेगा, स्किल करेगा, उसको हम देंगे और उसके बाद हम बनाएंगे। इतने सारे मेडिकल कॉलेज खुल गए, अरे आप पोनी को यहीं बनवा लीजिए, पट्टी को यहीं बनवा लीजिए, मशीन नहीं बनवा सकते तो रिएजेंट्स को यहीं बनवा लीजिए, बाकी को नहीं बनवा सकते तो 10,000 यदि दुर्गा पंडाल बनती होगी तो रायपुर के सारे दुर्गा पंडाल जो है बंगाल के लोग आग बनाते हैं। बांस का ट्रेनिंग, छत्तीसगढ़ के बांसवारों को ट्रेनिंग वैल्यू एडिशन कर दिया जाए, उसको फाइनेंस मिलेगा, उसको बैंक गारंटी मिलेगी। आर सेठी जिसको पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री जी बैठे हैं, वो ट्रेनिंग देते हैं, वही फाइनेंस नहीं करते उसको। क्या उसको अपनी ट्रेनिंग पर भरोसा नहीं है? तो ये जो छोटे निर्णय हैं, मेक इन इंडिया और मेड इन छत्तीसगढ़ और मेक इन छत्तीसगढ़, 97% लोग अनस्किल्ड हैं छत्तीसगढ़ में, 3% आबादी स्किल्ड है। आप जितनी शैक्षणिक संस्थाएं ला रहे हैं मैं स्वागत करता हूं, और मुझे इस बात का संतोष है माननीय अध्यक्ष महोदय के साथ काम करते हुए ढेरों संस्थाएं हमने बनाई, ढेरों संस्थाएं बनाई, और जिन संस्थाओं का आपने उल्लेख किया स्वागत है उसका छत्तीसगढ़ में। लेकिन आपको जो सोचना है, जब शिक्षा में बात करेंगे तो इस विषय में आएंगे कि उसमें छत्तीसगढ़ के लोगों का प्रवेश कैसे हो। आपने औद्योगिक नीति बनाई, मेरे ख्याल से उसको लागू करने के लिए बनाई कि संशोधन करने के लिए बनाई, है मुझे समझ में नहीं आया है। हर 15-20 दिन में मैं पढ़ता हूं कि एक संशोधन उसमें हुआ। आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं माननीय मंत्री जी से कुछ कहूंगा, ओपन माइंड हो माननीय मंत्री जी, ओपन माइंड कि पीठ थपथपाने? नहीं, आप जैसा चाहें आपको। नहीं, ओपन माइंड कहा मैंने। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी एक नियम कानून में संशोधन की मांग की माननीय मंत्री जी ने प्रेजेंटेशन के लिए। आप स्पष्ट करेंगे? हमारी चर्चा है, इसलिए मैं विधि विधायी प्रक्रिया में नहीं जा रहा हूं, लेकिन यह चर्चा किस मोशन में किस तरह से होगी, मैं प्रश्न खड़ा करूंगा, उसका वो उत्तर देंगे कि उन्होंने चर्चा कर दी, या गोपनीय सत्र जैसे हुआ हमने एक अपनी अपनी बात रख दी कि प्रस्ताव पर, कि शासकीय संकल्प पर, अशासकीय संकल्प पर किस तरह की प्रक्रिया में चर्चा होनी है और मैं किस तरह से अपनी बात रखूं, ये मेरे अंदर प्रश्न है। लेकिन चूंकि आपने व्यवस्था दी है, तो एक नई परंपरा की आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में शुरुआत हो रही कि हम कौन सी प्रक्रिया में बहस शुरुआत कर रहे हैं और कौन सी प्रक्रिया में इसका उत्तर आएगा और कौन सी प्रक्रिया में चर्चा हो रही है। तो इसलिए यह स्पष्ट हो जाना चाहिए था कि आखिरी में मंत्री जी उत्तर देंगे तो मैं उस तरह से बोलूंगा, यदि मुझे अपनी बात रखनी है तो मैं उस तरह से बोलूंगा, सुझाव देना है तो मैं उस तरह से बोलूंगा। तो इस तरह की चीजें थोड़ी चर्चा शुरू होने के पहले स्पष्ट रहनी चाहिए कि विधानसभा में इस तरह की चर्चा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बात सही कही कि गलत कही? आप विधानसभा अध्यक्ष रहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं, माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने विजन डॉक्यूमेंट एक रखा, और निश्चित रूप से एक मार्गदर्शी सिद्धांत होता है कि हम कैसे किस तरह से कार्य करना चाहते हैं। जितनी बातों का उल्लेख हुआ, जिस तरह से संकल्पों की अभिव्यक्ति हुई, मैं उसमें भी बात करूंगा और छोटे छोटे विषय भी बात करूंगा। और मैं निराशावादी तो बिल्कुल नहीं हूं, और निराशावादी इसलिए नहीं हूं कि भाई मेरी जो बात होगी तो हो सकता है उसमें लगे कि साहब कोई बात ऐसी नकारात्मक हो गई होगी, पर वो नकारात्मक बिल्कुल नहीं होगी। हमारी सरकार है, हमारी सरकार अच्छी तरह से चले, और ये जो संकल्प की अभिव्यक्ति हुई है वो संकल्प निर्धारित समय में शुरू हो। संकल्प जो अंजोर विजन है उसमें मैंने पूरे पृष्ठ पढ़े। मुझे अध्यक्ष जी ने परसों रात को बताया था, ये संसदीय कार्य मंत्री जी ने, कि आपको बोलना है। मैंने उनसे भी पूछा था कि ये किस तरह की चर्चा है और किस तरह से हमें बोलना है। बहुत सारे थिंकर, बहुत सारे इंडिकेशन की चर्चा हुई देश दुनिया की। मेरे ख्याल से माननीय, आप तो पढ़ते हैं,
आपके एक इंटरव्यू में मैंने पढ़ा था कि यदि आप नौकरी नहीं करते तो हिंदी साहित्य और इसमें कुछ करते, साहित्य का आपने उल्लेख किया था शायद। रूमी की एक कहावत है, दुनिया के बड़े सूफी कवि थे माननीय अध्यक्ष महोदय, और अमेरिका का उल्लेख हुआ, अमेरिका में सबसे ज्यादा पढ़े जाते हैं खास तौर पे। रूमी की एक लाइन है, आप एक बूंद में महासागर हो। महासागर की हमने कल्पना कर दी, पर एक बूंद में हम क्या हैं, कहां पर हैं? कलाम साहब ने कहा था कि सपने वो नहीं हैं जो सोए सोए देखे जाएं, सपने वो हैं जो सोने ना दे। आपकी अभिव्यक्ति में दीर्घकाल 2047 की कल्पना है, बहुत अच्छी है, मैं बधाई देता हूं आपके प्रयत्नों की, लेकिन उसकी बुनियाद आज हम कैसे डाल रहे हैं? आपका ज्ञान गति उसमें क्या बोल रहा है? उसके रिजल्ट क्या हैं? दूसरे क्षेत्रों में हम क्या कर रहे हैं? अमित शाह जी, माननीय गृह मंत्री जी ने उस दिन एसआईआर को, जिसको उन्होंने सुधार की चर्चा में स्वीकार किया था, उत्तर देते हुए कहा कि हम इतिहास को छोड़ नहीं सकते, इतिहास का भी उल्लेख करना। छत्तीसगढ़ में समग्र परिवर्तन के लिए हमसे गलतियां कहां पर हुई और कहां पर निर्णय लेने की जरूरत है, और किस तरह से हमको निर्णय में रीढ़ की हड्डी हमारी दिखनी चाहिए, इसकी अभिव्यक्ति सबसे जरूरी है आमूलचूल परिवर्तन के लिए, उस अभिव्यक्ति के लिए। अल्पकालिक तौर पे हमारे जो प्रयत्न हैं छत्तीसगढ़ में, आज जो सबसे बड़ी जरूरत है, आपने जो कहा कि गवर्नेंस डिपार्टमेंट बना है गुड गवर्नेंस की। जब छत्तीसगढ़ बना तो चारों तरफ क्षेत्रीय असंतुलन था। आपके इस नवा अंजोर के किताब में आपने सामाजिक क्षेत्रों में सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य को स्पर्श किया, गरीबी उन्मूलन को आपने स्पर्श नहीं किया है, वुमेन एम्पावरमेंट को आपने स्पर्श नहीं किया है, आपने लॉ एंड ऑर्डर पुलिस विभाग को स्पर्श नहीं किया है, आपने समाज कल्याण को स्पर्श नहीं किया है। यदि नीतियां और कार्यक्रम बनती हैं तो वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए कि गरीबी उन्मूलन क्या हो, रोजगार पर आपने रिफ्लेक्ट किया है। पिछले 5 सालों में और छत्तीसगढ़ बनने के बाद रोजगार क्या है यह परिभाषित नहीं हो सका आज तक। आप बताएंगे मुझे कि रोजगार की परिभाषा किसको मानी जाती है, और सरकार यह तय करे बेसिक लेवल में कि रोजगार इसको माना जाएगा। यह छत्तीसगढ़ के लिए जरूरी है। मैं आपके इन बातों से सहमत हूं, आपके इन बातों से मैं सहमत हूं कि आप 10 लाख करोड़ से लेकर 2047 तक 75 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा है, जो 14% की बढ़ोतरी लगभग, तो 14% की बढ़ोतरी में यह हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है, एक अनुमान है, अनुमान से दुनिया में महामंदी आई, युद्ध के दौर चल रहे हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और प्रथम विश्व युद्ध के बाद दुनिया के अनुमान ध्वस्त हो गए थे। अभी दुनिया बिल्कुल नई दिशा में प्रवेश कर रही कि 3-3 साल से युद्ध चल रहे हैं। गाजा का युद्ध और यूक्रेन का युद्ध 3-3 साल से चल रहा है कि हम कहां तक उसको देखेंगे। पर मैं तो अपनी बात कहता हूं, मैं 2047 तक जिंदा रहूंगा, 87 साल की उम्र में मरूंगा। इसको देखे ना आप कि मैं बोल रहा हूं उसको। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब हम इसमें शुरू करते हैं। चलिए, राम विचार जी ने कहा तो राम विचार जी शुरू करते हैं। छोटी छोटी बात, सिंचाई में हमने 25 साल में कितना पैसा खर्च किया होगा, कृषि में जीडीपी का योगदान कितना हो वो अलग चीज है, पर उसको बनाए रखने के लिए हम क्या कर रहे हैं। मैं आपके आर्थिक सर्वेक्षण की एक बात कर देता हूं। सिंचाई में आपने अलग से पेज नहीं रखा है, कृषि के साथ ही उसकी बातचीत की है। आप सिंचाई को बताते थे 37%, यह 23-24 का आर्थिक सर्वेक्षण, और 24-25 के आर्थिक सर्वेक्षण में सिंचाई घट गई 3%, वो 34% हो गया। अरबों रुपये जो खर्च हुए वो कहां पर गए? सिंचाई का प्रतिशत छत्तीसगढ़ में घटा कैसे? और सिंचाई का प्रतिशत यदि घट रहा है तो हमारा योगदान बराबर कैसे रहेगा? इस बात को कौन तय करेगा? इसीलिए मैंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी में क्या कहे, गुड गवर्नेंस की जरूरत है। कि 34% कैसे हो गया, यह मैं नहीं बोल रहा हूं, आपका आर्थिक सर्वेक्षण बोल रहा है। आप देख लीजिए 24-25 का आर्थिक सर्वेक्षण निकाल के, इसको जांच करवानी चाहिए कि यह घटा क्यों। दूसरी बात आपको बोल देता हूं, कृषि पर
16% का योगदान है, आगे बढ़ेगा। 1,60,314 हेक्टेयर कृषि का रकबा कम हुआ 25 साल में। सिंचाई का रकबा कम हो रहा है, कृषि का रकबा कम हो रहा है, और आप कहते हैं कि साहब वो बढ़ेगा योगदान। अब दूसरी बात, फसलों के उत्पादन में कमी। 19 फसल, ये आप 24-25 का आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ लें, लगातार कमी है फसल के उत्पादन में। 19 फसलों में 16 फसलों का रकबा भी कम हो और उत्पादन में भी कमी आई है। लेकिन अब आप देखिए, उसके बाद जो एलाइड सेक्टर है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आपने भी कहा कि किसानों के इनकम को हम दुगुना करेंगे। एलाइड सेक्टर में आप न अंडे में आत्मनिर्भर है, न मछली में आत्मनिर्भर है, न किसी चीज में आत्मनिर्भर है, बल्कि राष्ट्रीय औसत से आप कम हैं। उसके लिए किसी तरह की नीतियां एलाइड सेक्टर के लिए बने या कहीं रिफ्लेक्ट नहीं है कि हम एलाइड सेक्टर को मजबूत करके कैसे करेंगे। सिंचाई में जो लघु सूक्ष्म सिंचाई योजनाएं आपकी हैं, मैंने विधानसभा के भाषण में इस बात को कहा है कि सिंचाई के मामले में एजेंसी की सरकार है कि सरकार की एजेंसी है। 20 साल 15 साल से योजनाएं पड़ी हैं और वो बन नहीं रही हैं, और बनने के बाद यदि क्षेत्रीय असंतुलन आज है सिंचाई में, जब बस्तर की बात कर रहे थे अभी, कहीं पर उल्लेख नहीं करना चाहिए, दंतेवाड़ा के, बस्तर के, नारायणपुर से जहां से आते हैं जल संसाधन मंत्री पूर्व, इन जगहों में सिंचाई की व्यवस्था क्या है? सरफेस वाटर की पॉलिसी क्या है? सरफेस वाटर जो आज का विषय है, आपने नगर नियोजन में बहुत कम बात की है, उसमें सरफेस वाटर, ड्रिंकिंग वाटर के लिए कोई पॉलिसी हमारी है कि नहीं है? बिल्कुल कोई पॉलिसी का उसमें उल्लेख नहीं है, जबकि आज के ये करंट इश्यूज हैं इस दुनिया में। माननीय अध्यक्ष महोदय, एलाइड सेक्टर में हमने कहा कि हम बिल्कुल पीछे हैं, उसमें काम करने की जरूरत है। आंकड़े में उन्होंने स्वीकार किया, आपने आपके विजन दस्तावेज में है, अंडों के उत्पादन में, मछली के उत्पादन में। अब मैं आपको बता देता हूं जो आंकड़े आपने दिए नहीं। राम विचार जी से जब मैंने शुरू की, बीज के मामले में हम आत्मनिर्भर हैं क्या? छत्तीसगढ़ आत्मनिर्भर है क्या बीज के मामले में? कौन से बीज में छत्तीसगढ़ आत्मनिर्भर है? और कौन सा बीज हम आज भी मध्य प्रदेश बीज महासंघ से बीज खरीदते हैं, आज भी हिंदुस्तान के बीज विकास निगम से बीज खरीदते हैं, उन बीजों को खरीदते हैं जो छत्तीसगढ़ में लगाया जाता है, उन फसलों के भी बीज खरीदते हैं हम। 25 साल बाद आत्मनिर्भरता में हमने काम कदम क्या उठाए? तो नीतियों में ये छोटी छोटी बातें छत्तीसगढ़ को बड़ा करेंगी। मेरा कहने का मतलब यह है, मैं सिर्फ आलोचना नहीं कर रहा हूं, यह वस्तु स्थिति है, यह किसी सरकार की है या नहीं है, इस दिशा में काम करने की जरूरत है। अब पशुपालन, एलाइड सेक्टर का जब मैंने उल्लेख किया, तो आपको बता देता हूं, दुग्ध उत्पादन में छत्तीसगढ़ का योगदान 0.88% है मात्र। ठीक है साहब? खपत कितनी है छत्तीसगढ़ में? मैंने शुरुआत के 5 राज्यों में, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ ले लें तो 192 ग्राम साहब। पंजाब के लोग 1.25 लीटर दूध पीते हैं प्रति व्यक्ति। नस्ल सुधार में आपके पास कोई कार्यक्रम नहीं है। हाइब्रिड जो नस्ल है दुग्ध उत्पादन में, वही 33% का योगदान राष्ट्रीय स्तर पर देती है, और छत्तीसगढ़ में उसका प्रतिशत कितना? मैं आपको बता देता हूं, नस्ल सुधार में हाइब्रिड का 33% है, और हमारा योगदान उसमें कितना है ये मैं खोजना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको दे दूंगा इसको। हाँ, 6.3% के आसपास हमारा योगदान। कोई कार्यक्रम नस्ल सुधार के आपके पास नहीं है। आईवीएफ तकनीकी इतना महंगा है कि किसान उसको कर नहीं सकते। एक कामधेनु विश्वविद्यालय में माननीय डॉक्टर साहब ने इसके लिए अपने समय में एक प्रयोगशाला बनवाई थी। आज वो किस स्थिति में काम कर रही मैं नहीं जानता। अब चारा के लिए आपने बात की, चारा की हम बातचीत करेंगे करके। आपका जो पशु चिकित्सालय और पशु औषधालय है, वो टीकाकरण और इलाज के मामले में मरणासन स्थिति में, मरणासन, ये बता देता हूं आपको।
कि आप दुग्ध उत्पादन में या एलाइड सेक्टर को मजबूत करने के लिए सोचने की और ग्राउंड लेवल में काम करने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ में इन्हीं छोटे छोटे निर्णय की जरूरत है, और छोटे निर्णय मैंने बोला बूंद से महासागर बनेगा आपको, इसीलिए मैंने कहा रूमी की कविता इसीलिए बोली। चारा के लिए कोई खास प्रोग्राम है नहीं, एक भी प्रोग्राम नहीं है। आपने ऑर्गेनिक खेती का उल्लेख किया, आपने पंजाब का उदाहरण तो बताया। पंजाब से राजस्थान के बीच स्पेशल ट्रेन चलती कैंसर वालों के लिए। आपने देश दुनिया की बात की, यूरोपीय यूनियन और बड़े इंग्लैंड जैसे देशों ने भारत के कई उत्पादों को प्रतिबंधित कर दिया, ऑर्गेनिक माने खेती के उत्पादों को प्रतिबंधित कर दिया कि आप फर्टिलाइजर का उपयोग, पेस्टिसाइड्स का उपयोग जरूरत से ज्यादा कर रहे हैं, आपको उत्पाद प्रतिबंध। अब मैं ये कहता हूं कि यह स्थिति यदि है, एलाइड सेक्टर में हमारी स्थिति कमजोर है, तो हमारी नीति क्या है एलाइड सेक्टर के लिए? आप उद्योग का दर्जा दे रहे हैं तो क्या है? अब दूसरी बात, चारागाह के लिए क्या है? कुछ नहीं है। नर पशु का उपयोग क्या होगा? मशीनीकरण करने के बाद नर पशु का कोई उपयोग नहीं है। कृत्रिम गर्भाधान में आजकल सिर्फ और सिर्फ मादा नस्ल से भी मादा नस्ल पैदा किए जा सकते हैं, पर उसका कोई उपयोग छत्तीसगढ़ में नहीं है और उसकी कोई नीति नहीं है। तो यह एक छोटे काम है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदल सकते हैं। आपने एनडीडीबी से समझौता किया है, अब वो समझौता कौन से स्टेज में है आप पूछ लीजिए, क्या क्रियान्वित हुआ है उसको मैं बोलूंगा तो अच्छा नहीं होगा वो। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि आप दूध के उपयोग में, उत्पादन में एलाइड सेक्टर जो माननीय प्रधानमंत्री जी के मछली पालन, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, जितने तरह के एलाइड सेक्टर है उसके लिए नीति की जरूरत है, और तब आप माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी के सपनों को साकार करेंगे। गुजरात मॉडल की चर्चा होती है साहब बहुत, गुजरात मॉडल और आपके गवर्नेंस के बारे में धीरे धीरे बात करेंगे अपन। अब आप किसमें, स्वास्थ्य विभाग में आपने चर्चा की, आप सेज बनाएंगे। सेज की अवधारणा क्या है? स्वास्थ्य के पहले हम थोड़ा उद्योग में, आपका विषय ज्यादा था। उद्योग नीति आपने बनाई, अच्छा है, रोजगार उसमें देंगे, अच्छा है। रोजगार के बारे में आपको बता देता हूं जिसका उल्लेख आपने भी किया। 97% लोग अनस्किल्ड हैं छत्तीसगढ़ में, 3% आबादी स्किल्ड है। आप जितनी शैक्षणिक संस्थाएं ला रहे हैं मैं स्वागत करता हूं, और मुझे इस बात का संतोष है माननीय अध्यक्ष महोदय के साथ काम करते हुए ढेरों संस्थाएं हमने बनाई, ढेरों संस्थाएं बनाई, और जिन संस्थाओं का आपने उल्लेख किया स्वागत है उसका छत्तीसगढ़ में। लेकिन आपको जो सोचना है, जब शिक्षा में बात करेंगे तो इस विषय में आएंगे कि उसमें छत्तीसगढ़ के लोगों का प्रवेश कैसे हो। अब आपने औद्योगिक नीति बनाई, मेरे ख्याल से उसको लागू करने के लिए बनाई कि संशोधन करने के लिए बनाई, है मुझे समझ में नहीं आया है। हर 15-20 दिन में मैं पढ़ता हूं कि एक संशोधन उसमें हुआ। अब कहीं पर यह झलक नहीं मिलती कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन छत्तीसगढ़, मेक इन छत्तीसगढ़ कहां पर? माननीय जब थे, मैं छोटा छोटा उदाहरण दे देता हूं मेक इन इंडिया और मेक इन छत्तीसगढ़ और मेड इन छत्तीसगढ़ का। हम साइकिल खरीदते हैं, चलिए आपने देश दुनिया की बात की, चीन ने जब एप्पल को बुलाया तो उन्होंने कहा कि यहीं आपको कामगारों को प्रशिक्षण देना पड़ेगा। आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और जब वहां के कामगार प्रशिक्षित हुए तो कितनी सारी कंपनियां निकली वहां से, एमआई वहीं से निकली, वीवो वहीं से निकली, एप्पो यहीं से निकली। आज हम, ऐसी कौन सी कंपनी है जो यहां मेड इन, ऐसी कौन सी चीज और ऐसे कौन से सेक्टर है जिसको चिन्हित करके छत्तीसगढ़ में मेक इन मेड इन कर सकते? आपको उद्योग नीति इसमें क्या बोलती है? अब मैंने कहा कि साहब साइकिल हम बांटते हैं, क्या प्रतिस्पर्धा उसमें? एटलस बनाए चाहे A1 बनाए, छत्तीसगढ़ में कारखाना डालिए, 20 साल तक हम साइकिल देंगे, उसके सहायक उद्योग यहीं खुलेंगे, यही बनाएंगे, और साइकिल आप बांटिए। क्या प्रतिस्पर्धा उसमें? जो छत्तीसगढ़ में आके बनाएगा उसको हम देंगे, जो हमारे अनुकूल बात करेगा।
हमारे मैन पावर को ट्रेन करेगा, स्किल करेगा, उसको हम देंगे और उसके बाद हम बनेंगे। इतने सारे मेडिकल कॉलेज खुल गए। अरे आप पोनी को यहीं बनवा लीजिए, पट्टी को यहीं बनवा लीजिए, मशीन नहीं बनवा सकते तो, रिएजेंट्स को यहीं बनवा लीजिए, बाकी को नहीं बनवा सकते तो कौन ने मना किया? अब आप सेज की बात करते हैं। हिंदुस्तान में सेज की कल्पना, आपने इसमें भी सेज की बात की है। हिंदुस्तान में जब सेज की बात करते हैं तो आजकल सेज बंद हो चुका। हमने जितनी चीजें हमने की, अप्रैल पार्क हमने बनाया, चलिए घूमने चलते हैं अप्रैल पार्क की क्या हालत है देखते हैं। सेज ही है एक तरह का। अब आपने कुटीर उद्योग के लिए क्या पॉलिसी रखी है इसमें? एक बेल मेटल का आदमी, एक स्व सहायता समूह का आदमी, एक और भी लघु कुटीर उद्योग के लोग हैं, उसको कौन सी नीति के तहत आप फाइनेंस करते हैं? कौन सी नीति के तहत कच्चा माल देते हैं? कौन सी नीति के तहत उसको ट्रेनिंग देते हैं? 10,000 यदि दुर्गा पंडाल बनती होगी तो रायपुर के सारे दुर्गा पंडाल जो है बंगाल के लोग आग बनाते हैं। बांस का ट्रेनिंग, छत्तीसगढ़ के बांसवारों को ट्रेनिंग वैल्यू एडिशन कर दिया जाए, उसको फाइनेंस मिलेगा, उसको बैंक गारंटी मिलेगी। आज आर सेठी, जिसको पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री जी बैठे हैं, वो ट्रेनिंग देते हैं, वही फाइनेंस नहीं करते उसको। क्या उसको अपनी ट्रेनिंग पर भरोसा नहीं है? तो ये जो छोटे निर्णय हैं, मेक इन इंडिया और मेड इन छत्तीसगढ़ और मेक इन छत्तीसगढ़, प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि मेक इन छत्तीसगढ़ भी खरीद सकते हैं आप, मेक इन इंडिया भी खरीद सकते हैं यदि मेड इन नहीं है तो। छत्तीसगढ़ में इस नई अवधारणा के लिए इतना पोटेंशियल यदि है छत्तीसगढ़, और जिस आर्थिक क्षेत्र की आपने परिकल्पना की है, इतना पोटेंशियल है, तो फिर ये चीजें हम क्यों नहीं ला सकते? उन कंपनियों से ये बात क्यों नहीं कर सकते? और समय में हिंदुस्तान ने अपने उद्योग नीति, अपने कार्य में। एक मिनट अजय जी। श्री प्रेम प्रकाश पांडे जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष की दीर्घा में आसीन है। सदन की ओर से मैं उनका स्वागत करता हूं। कृपया जारी रखें। कहाँ हुआ है? अभी शुरू हुआ भूमिका। माननीय अध्यक्ष महोदय, कहीं पर भी आज तक छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए कोई नीति नहीं बनी। आज इतने लाख के बीपीओ में, इतने लाख के इस्पात में, हमारे चंद्रमा में ये पहुंच गया, हमारा लोहा टाइटन पहुंच गया, सारे उद्योग लोहे, तेजस में दुर्घटना वाला तेजस अपना नहीं था ना, बता देना, हमारा लोहा नहीं लगा था दुर्घटना वाला तेजस में। लेकिन जो सबसे ज्यादा रोजगार देता है थ्रस्ट सेक्टर का, जिसमें छत्तीसगढ़ के लोग काम करते हैं, छत्तीसगढ़ के लोग वहीं उद्योगपति बनेंगे। राइस मिल की हालत क्या है? खाद्य मंत्री जी बताएं, या तो स्वतंत्र बहस आज कर लो उसमें।